हेलो बच्चों, मैं नितिन यादव आप सभी का TMIS होमपेज एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपका जो हिंदी पंखुड़िया है उसमें जो पाठ 16 है फूलों की सैर का दूसरा भाग समझेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछले भाग में हमने क्या देखा था? पिछले भाग में हमने जो पाठ 16 है फूलों की घाटी उसके शब्दार्थ समझे थे और उसके मुहावरे भी समझे थे। उसके बाद हमने क्या किया था? पाठ का जो पेज नंबर 107 है वो समझा था। वो क्या था? जिसमें आपको पत्र के द्वारा बताया गया है जो पूजा जैन है वो अपने छोटे भाई विशाल को पत्र के द्वारा फूलों की घाटी के बारे में, वहां की जो सैर उसने की है उसके बारे में बता रही है। उसमें उसने क्या बताया कि वो लोग कुशलतापूर्वक वहां फूलों की घाटी में घूमकर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कैसे शुरुआत की थी? सबसे पहले वो लोग चंडीगढ़ से चलकर निकले थे दिल्ली, जहां पर उन्होंने क्या किया? 2 घंटे विश्राम किया, 2 घंटे वो रुके और उसके बाद वो हरिद्वार की ओर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद वो कह रहे थे कि हरिद्वार तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में बहुत सारी हरियाली देखी जो उन्हें बार बार देखने का मन कर रहा था। उसके बाद जब वो हरिद्वार पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गंगा जी देखी। वहां पे गंगा जी का बहुत सारा मतलब उसमें पानी भरा हुआ है, विपुल मात्रा में बहुत सारा पानी ही पानी देखा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहां पे एक दिन रुके हरिद्वार में और उसके बाद वो क्या करते हैं? दूसरे दिन ऋषिकेश की ओर निकल जाते हैं। ऋषिकेश घूमते घूमते वो कहाँ पहुंचते हैं? वो फूलों की घाटी की ओर रवाना हो जाते हैं। और वहां के बारे में बताया गया था कि फूलों की घाटी कहाँ पे आई हुई है। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है? उत्तरांचल हिमालय के चमोली जनपद से होते हुए ध्युंधर जो गंगा के ऊपरी खंड मतलब जो ऊपर का भाग है, ऊंचाई पर जो भाग है वहां पर ये फूलों की घाटी है वो स्थित है। और वो जो घाटी है समुद्र तल से कितनी ऊपर है? लगभग 11,000 से 17,500 फुट ऊंचाई तक वो जो घाटी है वो फैली हुई है। तो बच्चों, आज हम इसका अगला जो भाग है पेज नंबर 108 में समझेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं और इस पाठ को विस्तार से समझते हैं जो कि पूजा जैन ने अपने भाई विशाल को पत्र के द्वारा वहां का वर्णन करके बताया है कि फूलों की घाटी में क्या क्या उसने देखा और उसे वहां कैसा लगा। चलिए, इस घाटी में 300 से भी अधिक किस्मों के सुंदर जंगली फूल स्वाभाविक रूप से खिले थे। अब देखो यहाँ पे बताया गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस घाटी में क्या है? 300 तरह के, 1 2 3 50 10, हमने तो ज्यादा 10 तरह के फूल देखे होंगे, 20 तरह के, 30 तरह के, लेकिन यहाँ पे इस घाटी में कितने? 300 किस्म के मतलब 300 जाति प्रजाति के अलग अलग तरह के फूल देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसने क्या देखा? स्वाभाविक रूप से खिले थे। वहां उसने देखा कि 300 तरह के जो फूल थे वो खिले हुए थे, जिनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। जिसका उल्लेख मतलब इसका जो वर्णन है वो महाभारत या रामायण लिखी गई है उसमें भी इसके बारे में, इस घाटी के बारे में बताया गया है। कहते हैं इसकी खोज सन 1931 में फ्रैंक स्मिथ नामक अंग्रेज पर्वतारोही ने उस समय की जब वह कामेट शिखर से वापस लौटते समय अपना रास्ता भूलकर एक ऐसी घाटी में पहुंचा जहां बेशुमार फूल ही फूल थे। अब इसकी जो खोज है वो कब की गई थी? इसकी जो खोज है मतलब इसे ढूंढा कब गया था? कि सन 1931 में। कब? सन 1931 मतलब इन 1931 में इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फ्रैंक स्मिथ। जो फ्रैंक स्मिथ है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। उन्होंने इस घाटी को ढूंढा था। कब ढूंढा था? वो एक पर्वतारोही है, मतलब वो अक्सर क्या करते? पर्वतों पर क्या करते थे? मतलब यात्राएं करते थे, ऊपर जाते थे और वहां पे खोज नई नई तरह की खोजें करते ढूंढते रहते थे। मतलब एक तरह के माउंटेन एवरेस्ट आपने देखा हुआ है, लोग चढ़ते उतरते रहते थे। ये उनका काम था उस समय 1931 में। ये पर्वतारोही मतलब पर्वतों की सैर किया करते थे। तो ये एक पर्वत से लौट के वापस आ रहे थे तो ये क्या है? अपना रास्ता भूल गए थे। ये रास्ता भूल गए थे उस समय ये गलती से चलते चलते फूलों की घाटी जाके 300 किस्म के फूल है वहां पहुंच गए थे। तो इसकी खोज किसने की थी? आपका एग्जाम पूछा जा सकता है कि क्या बोलते हैं फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? तो आपको बोलना पड़ेगा कि फ्रैंक स्मिथ नामक एक अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। आगे चलिए हम देखते हैं क्या है। इस घाटी की मनोरम सुंदरता देखकर उसने इस घाटी का नाम वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी रख दिया। उसने देखा कि इस घाटी में तरह तरह के बेशुमार बहुत सारे किस्म के फूल हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी। ये विश्व प्रसिद्ध है, मतलब विश्व में एक ही ऐसी घाटी है जहां पर जो कि हमारे भारत में है, जिसमें 300 तरह के
फूल पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, वैली ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों की घाटी जिसमें फूल ही फूल देखने को मिलते हैं। आगे क्या होता है, फूलों की घाटी में जाने का सबसे अच्छा साफ सुथरा रास्ता जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग से गोविंद घाट की ओर से है। अब देखो यहाँ पे आपको रास्ता भी बताया गया है कि फूलों की घाटी में जाने के लिए सबसे साफ सुथरा मतलब एकदम सेफ जो रास्ता है आपके लिए वो कौन सा है, जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग से गोविंद घाट की ओर, मतलब जो जोशीमठ बद्रीनाथ की ओर निकलते हैं वहां पे जो मार्ग है वहां से गोविंद घाट की ओर से जो रास्ता है वो एकदम साफ सुथरा और एकदम सेफ है। हमने पहला पड़ाव गगरिया में डाला था, यहाँ पे बताया कि जो पहला पड़ाव पर यहाँ पे ये रुके थे वो उसका नाम क्या था, गगरिया था। यहाँ पे इन्होंने पहला पड़ाव पर सबसे पहले वहां ये लोग पहुंचे थे गगरिया में। उसके बाद क्या होता है, गगरिया समुद्र तल से 3049 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये जो गगरिया है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर यहाँ पे दिया गया है, 3049 मतलब 3049 फीट मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। क्या, गगरिया समुद्र तल से समुद्र से इतनी ऊंचाई पर ये घाटी जो है वो स्थित है। आगे क्या होता है, यहाँ की सुंदरता देखकर तो हम चकित रह गए। अब देखो जब वो इतना ऊंचा पहुंच चुके हैं तो सीधी से जब ऊंचाई से नीचे का दृश्य देखते तो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से जब हमने वहां का दृश्य देखा तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मतलब इसके ठीक सामने रातावन नाम की चोटी है, उसके जस्ट सामने मतलब एकदम सामने क्या थी, रातावन नाम की क्या थी, एक चोटी भी देखने को मिली है। कौन सी, रातावन नाम की चोटी है जो 6126 मतलब 6126 मीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई क्या है, रातावन चोटी की 6126 मीटर मतलब 6126 मीटर ये चोटी है, जिसका नाम क्या है, रातावन। ठीक है, रातावन नाम की चोटी। यहाँ की सुंदरता देखकर तो हम चकित रह गए। जब वहां की उन्होंने सुंदरता देखी तो वो चकित मतलब आश्चर्यचकित हो गए, बोले इतना सुंदर यहाँ पे कैसे है। आगे क्या होता है चलिए देखते हैं हम। पांव फटते ही चोटियां पर बिखरी सूर्य की मनोहरी किरणों ने सुंदरता में चार चांद दे दिए। मतलब जब सुबह का जो मौसम था तो उन्होंने जब देखा कि चारों तरफ क्या है, जब दिन निकल रहा था, सुबह का जो समय था उस समय उन्होंने देखा कि प्रत्येक आदमी में प्रकाश धीमे धीमे उठ रहा है और धीमे धीमे प्रकाश उनको दिखाई दिया तो उसमें चार चांद मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। मतलब सुबह का प्रकाश, जब सुबह सूर्यास्त होते हैं उस समय जब इन्होंने देखा वहां का माहौल तो एकदम बहुत मनमोहक, बहुत ही सुंदर, मतलब उसमें चार चांद लगा रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर दिख रहा था। चार चांद मतलब यहाँ पे एक मुहावरा का प्रयोग किया गया है। आगे गोविंद घाट के बाद ही छिटपुट फूलों का दिखाई देना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे जैसे ही ये गोविंद घाट पे पहुंचे तो वहां से इनको हल्का हल्का छोटा मोटा छिटपुट मतलब थोड़ा थोड़ा फूलों का जो दृश्य है वो दिखना शुरू हो चुका था। उसके बाद रास्ते में एक ग्लेशियर भी आया। उसके बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ग्लेशियर भी आया था, मतलब बर्फ का ग्लेशियर, बर्फ जहाँ से हल्की हल्की सी पिघलती रहती है जिसे ग्लेशियर कहते हैं, वहां पर इनको रास्ते में ग्लेशियर भी देखने को मिला था। इस ग्लेशियर में चलने का रोमांचकारी अनुभव अपने आप में अनूठा था। मतलब इस ग्लेशियर पर चलना अपने आप में एक अनूठा, मतलब उन्होंने पहले ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा होगा बर्फ की घाटी में। मतलब उसमें ग्लेशियर में चलने का जो उनको अनुभव है उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब मनमोहक लगा। तो बोले उसमें चलने से मेरा मन और ही मनमोहक हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके आगे वामनी द्वार आया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जब वहां ग्लेशियर से आगे बढ़े तो उन्होंने एक वामनी द्वार देखा, मतलब वामनी गेट जिसे कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। ये वामनी द्वार कहां पर था, चोटी से 3600 मीटर, ओके 3600 मीटर मतलब जमीन से 3600 मीटर की ऊंचाई पर वामनी द्वार को देखने को मिला। उसके बाद क्या होता है, इसी वामनी द्वार से लेकर रातावन चोटी तक फूलों की घाटी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो वामनी द्वार है यहाँ से लेकर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, रातावन चोटी तक फूलों की घाटी फैली हुई है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, वामनी द्वार से लेकर रातावन चोटी तक जो पूरा का पूरा फूलों की घाटी है वो फैली हुई है, मतलब काफी बड़ी है, बहुत ही विस्तार है। उसके बाद क्या होता है,
इसकी लंबाई 7.25 किलोमीटर और चौड़ाई 2.30 किलोमीटर है। अब देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी गई है फूलों की घाटी की कितनी है। इस फूलों की घाटी की जो लंबाई है वो कितनी थी 7.25 किलोमीटर, 7.25 किलोमीटर में इसकी लंबाई थी, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 2.30, मतलब 2.30 किलोमीटर इसकी जो थी वो चौड़ाई थी इस घाटी की। बामनी द्वार के बाद रंग बिरंगे फूलों की मनमोहक मुस्कान देखने को मिली। उसके बाद बामनी द्वार के बाद हमने देखा कि वहां पे रंग बिरंगे तरह तरह के खुशबूदार फूल देखने को इन्हें दिख रहे थे। आगे क्या होता है, घाटी के मध्य मार्गरेट लेगी की कब्र बनी हुई थी। अब देखो उस घाटी में इन्होंने क्या था, मार्गरेट नाम की एक लेडीज थी, उसकी कब्र बनी हुई थी। वो क्या वहां पे गिर गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, मर गई थी, इसलिए उनकी वहीं पर कब्र बना दी गई थी। वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन में क्या होता है, लोग मर जाते हैं तो उन्हें कब्र में गाड़ दिया जाता है। तो मार्गरेट नाम की एक लेडीज थी, मार्गरेट लेगी नाम की, जो कि उनकी वहां पे कब्र बना दी गई है, क्योंकि वो वहां पे मर चुकी थी, इसलिए उनको वहीं पे कब्र में गाड़ दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, सन 1939 में एडेनबर्ग वानस्पतिक उद्यान की ओर से फूलों का अध्ययन करने आई थी। जो ये क्या नाम है इनका, मार्गरेट लेगी थी, वो 1939 में 1939 में एडेनबर्ग वानस्पतिक उद्यान, जो कि फॉरेन इंडस्ट्री का है, क्या बोलते हैं उद्यान है, वहां की ये लेडीज हैं जो कि भारत आई थी, इसका सर्वे करने के लिए, इसको देखने के लिए आई थी। तो क्या होगा, उनका उद्यान की ओर से फूलों का अध्ययन, मतलब यहाँ पे 300 प्रजाति के फूल थे, तो वो उसका अध्ययन मतलब उसके बारे में जानने के लिए आई थी। तो क्या होता है, वहां पे अचानक फिसलकर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने बताया ना आपको, तो वो जब उसका अध्ययन कर रही थी घाटी में, तो अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई थी, और उसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वहीं पे मर चुकी थी, इसलिए उनकी वहीं पे कब्र बना दी गई थी, मतलब उनको वहीं पे गाड़ दिया गया था उनकी कब्र बनाकर। उसके बाद क्या होता है, हाँ, हमें गाइड ने बताया कि इस घाटी के सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाने के लिए सबसे बेहतर समय जून से सितंबर तक होता है। वहाँ पे जो गाइड है, जो गाइड करते हैं, बताते हैं, आपको घुमाते हैं, उन्होंने बताया कि इस घाटी में घूमने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है, जून से सितंबर। मतलब इस घाटी को यदि आपको घूमने जाना है तो सबसे बढ़िया समय है जून से और सितंबर के बीच, मतलब जून से सितंबर के बीच में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एकदम सुंदर सुंदरता जो वहाँ की वो आपको दिखाई देगी। तरह तरह के फूल और तरह तरह की जो वहाँ की मनमोहक वो है वो सभी आपको दिखाई देगी। इसलिए वहाँ पे जाने के लिए आपको कब जाना चाहिए, जून से सितंबर के बीच में कभी भी जा सकते हो, क्योंकि उस समय बदलती जलवायु के कारण फूलों के रंगों में भी बदलाव होता है। क्योंकि उस समय क्या होता है, जलवायु जो वातावरण है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वातावरण बदलता है, इसलिए वहाँ पे क्या है, फूल भी अपना रंग बदलते रहते हैं। तो वो सुंदर जो दृश्य है वो आप जून से सितंबर के बीच में ही देख सकते हो। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको फूलों की घाटी में घूमने जाना है तो आप जून से सितंबर के बीच में ही जाओ, क्योंकि उस समय जलवायु जो वातावरण है वो बदलता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जून के बाद में सितंबर के बीच में क्या होता है, बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, इसलिए वहां पे समय जाओगे तो आपको तरह तरह के अलग अलग किस्म के फूल जो अपना रंग बदलते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सर्दियों में फूलों की घाटी पर बर्फ का श्वेत दुग्ध धवल आंचल बिछ जाता है। यहाँ पे सर्दियों में, ठंडी के सीजन में बताया जा रहा है कि सर्दियों में क्या फूलों की घाटी पर, जो फूलों की घाटी है वहाँ पे श्वेत मतलब सफेद रंग की चादर जैसी फैल जाती है, मतलब चादर जैसी दिखाई देती है, जो कि क्या है, श्वेत दुग्ध मतलब सफेद दूध की तरह दिखाई देती है। और उसके ऊपर क्या उसका धवल मतलब पूरा आंचल जो उसका है वो एक तरह का सफेद चादर जैसी बिछ जाती है घाटी पर। जुलाई के मध्य में बर्फ पिघल चुकी होती है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि जब जुलाई लगता है तब उस समय क्या होता है, बर्फ धीमे धीमे पिघल चुकी होती है। उसके मध्य अगस्त तक यहाँ का कोना कोना फूलों से भर जाता है। उसके बाद अगस्त महीने जब आता है तो उस समय क्या होता है, धीमे धीमे वहां का जो कोना कोना है वो फूलों से भर जाता है। जिस कोने में फूल नहीं होते उस कोने में भी फूल निकल आते हैं। कहाँ पे, अगस्त तक। उसके बाद बताया गया है यहाँ पे चारों ओर करोड़ों की संख्या में फूल खिले होते हैं। सोच लो, हजारों की संख्या में तो हमने सुना है, लाखों में हमने देखे होंगे, लेकिन उस समय क्या होगा, करोड़ों की संख्या में वहां पर फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। कब, अगस्त तक, मतलब अगस्त के कोने कोने तक। अगस्त जब आता है तो उस समय क्या है, उस घाटी का कोना कोना फूलों से भर जाता है और उस समय आपको करोड़ों किस्म के फूल वहां पे खिले हुए दिखाई देते हैं। उनके अनूठे रंग रूप और प्रकार देखते ही बनते हैं। वहां पे आप देखोगे उनके अनूठे मतलब तरह तरह के फूल, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग
किस्म के अलग अलग सुगंध के खुशबू देखने से मन भरता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इस समय संपूर्ण घाटी रंगीले रंगों की छवि या मनमोहक गंध से भर जाती है। इस समय क्या होता है, जो पूरी घाटी है वो तरह तरह के फूल, तरह तरह की खुशबू से भर जाती है और वहाँ की जो छवि है, वहाँ का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है मनमोहक, मतलब मन को मोह ले ऐसा दृश्य वहाँ का बन जाता है। यहाँ फूलों के साथ साथ तरह तरह की रंग बिरंगी तितलियां और कस्तूरी मृग, भालू तथा हिम तेंदुए आदि वन्य पशु भी पाए जाते हैं। अब जब ज्यादा फूल होंगे वहाँ तितलियां तो होंगी होंगी, तो यहाँ पे बताया गया उसमें तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं। तो उस समय वहाँ पे कुछ वन्य जीव भी जो जानवर होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले तितली जानवर नहीं है, तरह तरह की तितलियां देखने को मिलती है, कस्तूरी मृग और भालू तथा हिम तेंदुए, मतलब जो हिम मतलब बर्फ में रहने वाले तेंदुए होते हैं वो उस समय वहाँ पे, और वन्य पशु भी और दूसरे किस्म के जानवर भी उस समय वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण इस फूलों की घाटी को सरकार ने सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। इसीलिए जो हमारी भारत सरकार है उसने 1982 मतलब 1982 में इसे क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। मतलब ये राष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा उद्यान है, मतलब पूरे राष्ट्र का, हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ओके, कब 1982 में। उसके बाद यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, सीधी सी बात है, जहाँ बर्फ पिघल रही हो और इतना सुहावना मौसम हो तो वहाँ पे पानी की कमी तो हो ही सकती है, क्योंकि बिगर पानी के तो कुछ हो ही नहीं पाता है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे पानी की तुमको कमी बिल्कुल भी महसूस होगी नहीं, इतना सारा पानी है। जगह जगह कलकल की ध्वनि आनंद प्रदान करती है, मतलब जगह जगह आप जहाँ जहाँ से निकलोगे वहाँ कलकल मतलब पानी की जो नदी जैसी है वहाँ बहती हुई आपको दिखाई देगी, मतलब पानी का जगह जगह वहाँ पे आपको पानी की कलकल मतलब पानी बहता है उस तरह की आवाज आपको जगह जगह दिखाई देगी, इसलिए वहाँ पे पानी की आपको बिल्कुल भी कमी होगी नहीं। मैंने यहाँ के मनोहरी दृश्यों के खूब चित्र लिए हैं, मिलने पर दिखाऊंगी। तुम्हारी बड़ी बहन पूजा जनाब यहाँ पे वो बोल रही है, मैं सारे के सारा दृश्य आपको जितना बता सकती थी उतना मैंने आपको पत्र में लिख के बता दिया है। अब जब मैं आपको मिलूंगी उस समय आपको सविस्तार मतलब और भी काफी चीजें हैं वो मैं तुम्हें जब आपको मिलूंगी तब बता दूंगी। आपकी बहन क्या नाम है उनका, पूजा जैन, मतलब तुम्हारी बड़ी बहन पूजा जैन करके लास्ट में संबोधन करके उनको छोड़ देती है, क्योंकि वो उनसे बड़ी है इसलिए उनको लिख रही है तुम्हारी बड़ी बहन पूजा जैन। तो इस पत्र में जो फूलों की घाटी है उसका अध्ययन किया गया है, उसके बारे में पूरा सविस्तार जो पूजा जैन है अपने भाई को पत्र के द्वारा बता रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट को हमने अच्छे से समझ लिया है। यदि आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप